हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, और इसके आगे हम बहुत सारे युग देखेंगे, मतलब पूरा इसको कवर करेंगे। और साउथ इंडिया का भी हिस्ट्री हम देखेंगे, और सारे जो राइटर्स हैं उनकी बुक देखेंगे, जितने भी प्राचीन इतिहास में मेगास्थनीज वगैरह हो गए, वारामिहिर, सब लोगों का उसको हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। उसके बाद इसने क्या किया था? सत्ता को प्राप्त किया था। अगला है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन थे? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो क्या किया था? हुड़ों को पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन कौन था? तो कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन सा माना जाता है? तो गुप्त वंश जो था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हुआ। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये था पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुसलमान, ना कुषाण, ना मुगल, ना सिथियंस, ये इसके अकॉर्डिंग मुसलमान। अगला है हमारा, नीचे दिए गए कथन और कारण दिया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी यात्री था, ठीक, जो हर्ष के नहीं यार, वेनशांग इसके काल में आया था, ये तो कट गया। वेनशांग एक बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त जस्ट उल्टा दे दिया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। चीनी यात्री शू यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री शू यून ने भारत की जो यात्रा की थी ना, वो की थी 518 ईस्वी से लेकर 521 ईस्वी तक की थी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कहीं पे भी नहीं है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब उसने किया था? देखो, न 405 में, न 635 में, न 637 में। ये देखो, ये मतलब कि जब 37 वर्ष का था तब अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ यहाँ पे आया था। 676, और ये यहाँ पे 10 वर्ष तक रहा था। 685 ईस्वी तक था, और नालंदा में 10 वर्षों तक इसने अध्ययन किया था, जहाँ उन्होंने मुख्यतः विनय यानी बौद्ध अनुशासन का गहन अध्ययन किया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा ई होगा। इनमें से एक सेकेंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें देखो, ताम्रलिप्त, कल्याण, भडोज, कैबे। तो देखो, एक सबसे प्रमुख जो गुप्त काल में बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति, ठीक। उसके बाद कल्याण भी था, भडोज भी था, कैम्बे भी था। तो उसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, किस शासक के वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक मतलब ग्राम अनुदान दिए हैं? तो कौन? गुप्त वंश के शासकों ने। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका था उपज का 6वां भाग। क्या? उपज का जो था 6वां भाग था। अगला है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या जारी की गई है। किसके द्वारा किया गया था? ये सातवाहनों के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति, उसके लेखक जो थे वो हरिसेठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिसेठ इसके प्रसिद्ध लेखक है। निम्नलिखित में किस वंश के शासकों में पुराणों में श्री प्रवर्ती कहा गया है? तो किसको? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा। कवि बाणभट्ट निवासी थे वो, देखो, पाटलिपुत्र, भोजपुर, थानेश्वर। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु था तथा माता का नाम राजदेवी था। तो इनके गांव का नाम क्या था? प्रतिकूटा, ठीक। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो वेनशोंग ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय पर मतलब कि शासन किया था? तो कौन था इसमें से? तो भास्कर वर्मन था। वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर को किस मतलब बताया था? जो इसने बताया तो वो था मथुरा। क्या था? मथुरा को बताया था इसने। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन के लिए जाना जाता था? तो ऐसा कौन था जो जाना जाता था? तो याद रखिएगा, ये जो था ना वो था हर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हर्ष। 3 में पूछा गया था। अगला है चीनी वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेनसोंग ने जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क एवं बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। महत्वपूर्ण जो स्कूल थे उसका विकास हुआ इसमें वैशेषिक। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बीपीएससी 3 में भी पूछ चुका है। अब हमारा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। खजुराहो मंदिर में स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थी चंदेल शासक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कला की गंधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कला की गंधार शैली निम्न में से किसके टाइम पे? कुषाणों के टाइम पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल के। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा जो होगा बी होगा। बोधिस्त पद्म पाड़ी की पेंटिंग जो है, पद्म पाड़ी की पेंटिंग स्थित है, ये कहाँ पे? अजंता। अजंता की हमारी जो गुफाएं हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थी तो चंदेल शासक जो थे वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बराबुदुर विश्व में अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत में जावा कला का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, समुद्रगुप्त के पास भेजा था। अब यहाँ से हमारा दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चोल जो था। कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो इसको बनाया पल्लव वंश ने तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसमें जो है एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है वो कांची में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? तो राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कुरबूर या कुरूर जिसको हम बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी अभी हमने देखा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब वंश का नहीं हुआ, बाकी चेर हुआ है, चोल हुआ है, पांड्य का हुआ है। संगम युग में ओरेयोर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाए हैं? तो ये कहलाए हैं गोपुरम। देखो दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना वो बहुत आकर्षक होते हैं और बहुत मतलब प्यारे, समझ रहे हो ना, बहुत प्यारा लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गोपुरम बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक जो संबंध वो स्थापित किए थे चेर वंश ने। फारसी यात्री अब्बू रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के टाइम पे आया था ये फारसी जो यात्री था अब्बू रज्जाक। अब यहाँ से हमारा होता है प्राचीन साहित्य, साहित्यकार। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मतलब कौन? न्यायिक, वैशेषिक, योग, सांख्य। तो याद रखिएगा वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये है कार्तिकेय के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है निम्न में से विशाख दत्त है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसमें मिलाना है कौन सा बुक किसने लिखा है, जैसे बृहद संहिता, कलहड़ मिलाना है इसमें, फिर मूषिका मशा बिलहर और राज तड़ंगिरी अतुला, उसके बाद विक्रमा देव देवचरित 12 मिहिर। तो देखो पहले का क्या होगा हमारा, एक याद रखिएगा, वो होगा बृहद संहिता। बृहद संहिता 12 मिहिर ने लिखा था, मूषिका मशा अतुला ने लिखा था, राज तड़ंगी कलहड़ का है, विक्रमा देवचरित विलहड़ का है। तो याद रखिएगा। कौटिल्य, पाणिनि, कामदत्त, कालिदास। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ तो याद ही होगा। सबसे पहले यही देख लीजिए, कौटिल्य ने किस चीज़ की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र का। पहले का दूसरा जिस ऑप्शन में दिखे, पहले का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। उसके बाद पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, कामकद ने क्या लिखा था, नीतिशार, कालिदास ने कुमार संभव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस तरह से आप मिला सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, पाणिनि ने अष्टाध्याय, कामकद ने नीतिशार, कालिदास कुमार संभव। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहड़ की पुस्तक का नाम अभी हमने देखा था, राज तड़ंगिनी नाम है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राज तड़ंगिनी। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। धर्मपाल ने नहीं, शासक गोपाल ने की थी। हाँ सॉरी, प्रथम शासक गोपाल ने की थी इसकी स्थापना, गोपाल ने। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो कौन था, कौटिल्य। कौन, कौटिल्य। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजा और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग में दिया गया है। तो देखिए कौन है, कृष्णदेव राय, महेंद्र वर्मन, मतली, शाह प्रहसन। देखो कौन सा सही है, यही पूछ रहा है, तो यही वाला सही है। देखो मतलब शाह प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम का है, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय का है, शमरांग्र सूत्रधार राजा भोज यानी परमार वंश के इनके, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीयकर ने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन किसने लिखी थी, तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन इसमें से किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है। एक नाविक ने लिखा था जिसने अपना नाम, मतलब उसका नाम जो है वो गुम नाम है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। रोमन ये जो लिखा है ग्रीको रोमन पेरिप्लस, ये एक नाविक ने लिखा था, अलेक्जेंड्रिया का एक अनाम नाविक, जो अपना नाम मतलब कि इसमें नहीं दिया है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट ने ये बताया था, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, सुश्रित, शूद्रक, शौमिला, शौनक। देखो सुश्रित को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है, ये काशी के रहने वाले थे, इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है, तो सुश्रित ने। इसका आंसर बिहार लोक सेवा आयोग ने सुश्रित माना है। अगला है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के कार्यकाल के लिए जाने जाते थे, तो सुश्रित माने जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुश्रित माने जाते थे। कवि बाढ़ निवासी थे, कवि बाढ़ कहाँ के निवासी थे, तो पाटलिपुत्र के थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो हमको सब पता है, ये चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। अगला है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चंद्रवरदाई। स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है, स्वप्नवास व दत्ता के लेखक जो है वो भाष है, भाष ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, कीर्तार्जुनी पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भारवी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है। अगला उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो कौन है, हिंद पन्हो। बाकी सारे जो हैं वो सब मतलब कि बताते हैं इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वो चरक, चरक सबसे पहले याद रखिएगा, चरक जो है चिकित्सक है, ठीक है। एक चीज़ से आप कर सकते हो ना, जैसे आप चरक मिल गए, ए का 1, जिस ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं, कौन कौन से हमारे बचे हुए हैं, एक पहला तो हमारा बच गया है, ये देखो ये भी कट गया, चरक का दूस, जिस ऑप्शन में ए का 2 है वही ऑप्शन सही है, तो सारे ऑप्शंस कट गए, सिर्फ बी तो मिल ही गया हमें, ये देख लीजिए आप लोग। फिर आता है हमारा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त क्या है, गणितज्ञ। वारामिहिर क्या है, वारामिहिर ज्योतिष है। विशाख दत्त नाटककार है। तो ऐसे अगर ऑप्शन को आप कट करके करोगे ना तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। चरक चिकित्सक हो गए, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ, वारामिहिर ज्योतिष हो गए, विशाख दत्त नाटककार हो गए। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो नीतिशार कामकंद ने लिखा था। इसका आंसर ऑप्शन सी है, कामदंग इनका नाम है। अगला है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखा गया है, कामदंग के द्वारा। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। सबसे पहले उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सादबला घास, देवा मार्तिक वर्षा से व सिंचित। तो इसमें कौन सा सही है, ये सही है, इस पे ये सारा सही है। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, मरु मतलब रेगिस्तान, सादबला मतलब घास वाले, देव मार्तिक तो वर्षा से सिंचित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वो अपने पिता की विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। देखो ये भी सही इनके बारे में ये भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आता है पूर्व मध्यकाल, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह था। अगला है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, विक्रमशिला की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, महावीर की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करवाई थी। मैंने आपको भी बता दिया था ना, ओदनपुर गोपाल ने करवाया था, लेकिन यही गलती से बाय मिस्टेक हो गया, विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। ये बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में है। कहाँ पे है, भागलपुर जिले में, ये बात याद रखिएगा, भागलपुर जिले में अवस्थित है। इसमें गलत पूछा है, देखिएगा, तो ठीक है, इसमें गलत तो मिल गया, एक मिल गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम, नहीं भाई, उन्होंने क्या किया था, वो ओदंतपुर हमने आपको बताया था। ये दोनों तो गलत हो गया। बौद्ध धर्म का विज्ञान संप्रदाय यहीं से फला फूला था, ये सही बात है। ये खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे दर्शन पढ़ाए जाते थे। तो इसमें गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन ए। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी, तो ये धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित के किसके शासनकाल के दौरान पे हुआ था, तो याद रखिए कर्नाट राजवंश के टाइम पे हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक अभी हमने देखा नान्यादेव थे। ओदनपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो अभी हमने देखा था बिहार में है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, ये कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो ये हमारा ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम यहाँ से दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।